मनप्रीत टॉक्स देखने वाले मेरे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 32 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ AK अत्री साहब ਦਾ। डॉक्टर साहब मैं तुहाडा स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਸੇਮ ਹੇਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 32 ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? मनप्रीत जी, मैं हिमाचल तो बिलोंग करता। ओके। मेरा बर्थ प्लेस है नगरोटा बगवा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इट इज़ नियर धर्मशाला। वी वर 6 ब्रदर सिस्टर्स एंड आई एम यंगेस्ट अमंग देम। माय पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड। ओके, बिल्कुल अनपढ़ सी डॉक्टर? बिल्कुल, इन्हां दी फॉर्मल एजुकेशन नहीं सीगी, बट दे वर वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। My father raised a family of 6 children with his dedication. My mother was a very dedicated house maker, and she supported my father like anything. मनप्रीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। So I used to ask अपने टीचर ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, I studied in a government school in Himachal, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। So then when I passed my BSc Part 1 from DAV College Kangra, my schooling is from government senior secondary school नगरोटा बगवा। अच्छा, उसको हायर सेकेंडरी स्कूल कहते थे उस टाइम में। सीनियर सेकेंडरी बाद में हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर DAV कॉलेज कांगड़ा ज्वाइन किया 1977 में। हाँ जी, 79 में। तो BSc 1 के बाद मैंने अपने टीचर जो कॉलेज थे तो उन्होंने बताया कि इसका PMT एग्ज़ाम होता है, तो उसका एक ही सेंटर होता था शिमला में। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं नगरोटा बगवा से बाहर कहीं गया ही नहीं था, उसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। तो बड़ी मुश्किल हुई कि शिमला कैसे जाएं। फिर हमने कोई अपने मेरे भाई साहब जो बड़े हैं वो मेरे को साथ लेके गए। कोई रहने का ठिकाना नहीं था। फाइनेंशियली हम इतने वेल ऑफ तो थे नहीं कि होटल अफोर्ड करते। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 1981 के PMT में नहीं हुआ। अच्छा जी, नहीं हुआ। फिर मैं आया तो मैंने BSc 2 किया। मैं मेरिट होल्डर हूँ, टॉप 10 में था HP यूनिवर्सिटी में। ओके। और मेरे को लगता है कि जियोलॉजी में मेरी डिस्टिंक्शन थी उस टाइम में पूरे हिमाचल में। तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया और नेक्स्ट टाइम मैंने देखा कि क्या मेरे को प्रॉब्लमें आई हैं। फिर मैंने अपने कंटेक्ट कोई ढूंढा, उनके घर आप समझो कि ज़बरदस्ती घुस गया। और फिर मैंने वहाँ पे भगवान की कृपा हुई और मैंने PMT क्रैक कर लिया। और उस टाइम इस मेडिकल कॉलेज का नाम था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, जो बाद में 1984 में 82 में मेरी एंट्री हुई। 84 में फिर इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद इसका नाम IGMC शिमला हो गया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये मेरी जर्नी है कि स्कूल से लेके डॉक्टरी तक मेरे को खुद पता नहीं लगा कि रास्ता कैसे बनता गया। सबसे ज़्यादा मेरे को जो मेरी इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में सुधार आया वो PGI में आया। PGI में आने के बाद हमें बहुत सारी स्टेट के डॉक्टर्स यहाँ सिलेक्ट होते हैं MD MS के लिए, DM MCH कोर्सेज के लिए। उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मेरे को एक अपनी और क्वालिटी उसमें पता लगी कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो मैं 91 में प्रेसिडेंट रहा
एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जो आप जानते हैं कि हाँ वन ऑफ द पावरफुल Yes, है और इट exactly. डिसाइड्स सो मेनी Yes, थिंग्स इन things, yes. पीजीआई। एब्सोल्युटली। और उस टाइम जब मैं था तो डॉक्टर BNS वालिया डायरेक्टर थे। आज भी वो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमने एज ए प्रेसिडेंट ARD कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को आगे कोई मेरे को जॉब पीजीआई में मिलेगी। हमने रेजिडेंट के डॉक्टर्स के हित में काम किया। तो उसको देखते हुए जो डेडिकेशन को देखते हुए फिर हमारी पीजीआई की मैसेज होती थी, उसमें भी हमारे कल्चरली डाइवर्स लोग आते थे पीजीआई में। तो फिर मैं मेस सेक्रेटरी भी रहा प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो मैंने उसमें भी देखा कि हर रीजन के लोगों का अपना जो है वो खाने का टेस्ट है। तो मैंने कोशिश की कि हर आदमी का जो मेन्यू है इस तरीके से बैलेंस हो कि किसी को ये ना लगे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ या मैं साउथ से आया हूँ, हमारे नॉर्थ में इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो मेरा है कि मैंने MBBS से दिल से की। हाँ जी। एक बड़े ही कम बजट में की। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा कोर्स किताबें कतूबें डाल के शायद 35-36 हज़ार रुपये में मैंने पूरा कोर्स कर लिया था। और एक बार पीजीआई आने के बाद तो फिर तो भगवान की कृपा थी, आपको स्टाइफंड मिलने लग पड़ा। शुरू में 27 रुपये मिलता था। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हुई मेरे साथ, हाँ जी, वो ये थी कि जब मैं पीजीआई आया तो सर्जरी मेरी चॉइस थी, अच्छा, जनरल सर्जरी, और ये टॉप रैंकिंग में ही मिलती थी उस टाइम में। अब सर्जरी तो ले ली, लेकिन पीजीआई का वर्कलोड का तो किसी को पता होता नहीं है जब आने से पहले। तो जब मैं पीजीआई में वार्ड में काम करना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगे कि ये तो मेरे को मार देंगे, इतना काम करा रहे थे। आप हॉस्टल से आ जाते थे, जाने का कोई समय नहीं होता। तो 1 महीने के अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शायद इसको छोड़ दूंगा, शायद क्या ऑलमोस्ट पक्का ही छोड़ दूंगा। हाँ जी। और मैं अगले बार फिर अपेयर होगा। पीजीआई का एंट्रेंस एग्जाम हर 6 मंथ्स में होता है। अच्छा। उस टाइम का पीजीआई का अपना अलग होता था, अब तो INI हो गया, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट का इकट्ठा। हाँ जी। और फिर मैं कोई लाइट सब्जेक्ट लूंगा, मे बी डर्मेटोलॉजी या ऐसा मेरे मन में आया। पर भगवान की एक डिफरेंट प्लान थी। वो क्या हुआ कि 27 रुपये जो पहले महीने का स्टाइफंड था वो बैंक में आता था, फिजिकल बैंकिंग होती थी। तो मैं बैंक में गया तो जो सामने बैठा था वो, मैंने उसको बोला कि मेरा अकाउंट खोल दो, मेरे पैसे आने हैं। हाँ जी। तो है, मैंने ऐसे देखा तो वहाँ पे ना 4 लाइनें लिखी हुई थी एक लकड़ी के तख्ते पे। पहली लाइन थी काम तो करना है, दूसरी करना भी पड़ेगा, तीसरी करना भी चाहिए, चौथी थी क्यों ना खुशी से करें। काम तो करना है, करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए, तो क्यों ना खुशी से करें। मैंने उसको एकदम कन्वर्ट किया, पीजी तो करनी है, करनी भी चाहिए, क्यों ना खुश होके करनी भी पड़ेगी, तो क्यों ना खुशी से करें। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय एटीट्यूड कि काम तो करना ही है। अगर सर्जरी तुम्हारा पैशन है तो करो ना इसको। बिल्कुल। वो दिन और उसके बाद का मेरा जो सफर है, आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द सर्जरी। इतना काम किया। आज भी आप देखते होंगे कि थिन फिजिक के लोग सोचते हैं कि आदमी 36 घंटे काम। उन दिनों में मिलिटेंसी अनफॉर्चुनेटली पीक पे थी और हमारा पीजीआई वाज द ओनली हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट सेक्टर में एक भी हॉस्पिटल नहीं आया था। हाँ जी। ये सब 96 के बाद आए हैं, 40s एंड ऑल। तो सारा 7 स्टेट्स का तो वैसे ही हम लोड लेते थे पीजीआई, और जो बाकी जगह का था पीजीआई, आज भी नॉर्थ ईस्ट के मरीज बहुत आते हैं, वेस्ट बंगाल के बहुत आते हैं, बिहार के बहुत आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो वर्कलोड था वो कितना था और हमारा एक्सपोजर कितना था वहाँ पे। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, है ना, एक ऐसे माँ बाप के मतलब 6 भाई बहनों का एक बच्चा जिसके माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, है ना। मैंने लगता है अजकल की जी यूथ जो सानू जो सुन भी रहे हैं उन मतलब उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा, है ना। आपने खुद अपने आप ही सब कुछ किया है। सो मुझे लगता है कि हर शख्स के पीछे एक कहानी होती है, और ये एक मेडिकल प्रोफेशन को भी अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं साइड पे छोड़ दूं, जो ये आपका जीवन है ये कितने युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि हम भी कर सकते हैं। मेरा यही एक मानना है कि जब हम इस बैकग्राउंड से डॉक्टर बन के आए तो हमारे में पैसे कमाने की इच्छा नहीं थी। इच्छा नहीं, यस, सेवा वाज प्रायोरिटी। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे को याद है मेरी मदर को गॉलब्लैडर में स्टोन था उन दिनों में, जब मैं MBBS
में जाने से पहले। तो जब उनको पेन होती थी ना तो वो तड़पती थी मछली की तरह। तो लोकल हॉस्पिटल में उनको ले जाते थे, इंजेक्शन लगा देते थे। अल्ट्रासाउंड तो अभी आया नहीं था उस एरिया में, तो दूर दूर तक नहीं आया था। तो फिर वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाए तो उससे प्रूव हो गया। अब सर्जरी कहाँ करवाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं तो छोटा था, मेरे बड़े ब्रदर मेरे से काफ़ी बड़े हैं उम्र में, उन्होंने बेचारों ने बहुत, लेकिन जब तक हम उनका ऑपरेशन करवाने के लिए ले जाते और उनको ले भी गए वो CMC लुधियाना में, वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया था और उनको जॉन्डिस हो गया था। तो फिर वो जॉन्डिस के कारण ना वो फिर रिकवर नहीं कर पाई। उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किया ऑपरेशन करने का, लेकिन फिर बाद में बताया कि ये तो इनऑपरेबल है। और मेरा तब तक सिलेक्शन हो गया था शिमला में। अच्छा। तो जब वो टर्मिनल स्टेज में थी घर पे, और कम्युनिकेशन के साधन सिर्फ लैंडलाइन होता था, भी हॉस्टल की लैंडलाइन पे फोन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और बाकी ये है। तो व्हेन शी वाज इन टर्मिनल स्टेज, उनकी देखिए, मैं ये नहीं हाईलाइट कर रहा था कि उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उनका जो व्यवहारिक वो था, विजडम जो इतनी ज्यादा थी, वो कई पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा थी। ये तो उन्होंने मेरे सबको, उनको लग गया कि मेरा अंत नजदीक है। तो उन दिनों में मेरे सेकंड प्रॉफ के एग्जाम चल रहे थे, फाइनल एग्जाम। शी मेड इट ए पॉइंट कि मेरे को पता नहीं लगना चाहिए इफ शी डाइज, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ओके। When I finished my exam, then I started, मेरे को इतना बताया गया था कि she is seriously ill. When I reached home, it was the 11th day of her death. So that is the time which we saw. और फिर जब हमने कहा कि हमारी तो मदर ने अपनी जान तक दे दी हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जान इन द सेंस कि जानी ही थी, लेकिन but it's a sacrifice. आप देखिए ना, कौन ऐसी मदर होगी जो अपने बच्चे से नहीं मिलना चाहेगी टुवर्ड्स एंड ऑफ हर लाइफ। तो ये एक बहुत, ये इंटरव्यूज आप बहुत लेते होंगे, लोग कई बार बड़ा हाई चाय बताएंगे, ये करेंगे। मेरे को लगता है कि जब हम अपने पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर, अच्छा, दैट मेड मी अ वेरी पक्का मैन, कि हमारे जो पेरेंट्स अगर इस लेवल तक का, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट एंड में भी अगर आपका तो हाईएस्ट होता है कि मैंने एक बार देखना है। शी मेड इट अ पॉइंट कि उसको पता ही नहीं लगना चाहिए। And it was 11th day of death when I reached home. तो पता है, कम्युनिकेशन नहीं था ना। एक कोई मेरे होम टाउन से गया भी उस दिन में, उसको पता था, बट सबने उनको बताया था कि मेरे को पता भी नहीं लगना चाहिए। I appeared and I did well in that exam. I have one gold medal in MBBS. It is all blessing of parents and God. You didn't did well in exam only, Dr. Saab. You did excellent in your life. Maybe that we cannot judge. Yes. That is the public to say कि whether we have been good doctors, good human beings. I don't know whether you read Google or the reviews. In fact, when I was coming, someone was telling me, मेरी सर्जरी भी उन्होंने की है। अत्री साहब, सत श्री अकाल बुलाइए। I think it is God's grace that He gave me that He first made me a surgeon, guided me to become a surgeon. मैंने इंस्टांस बताया कि कैसे मैं छोड़ते छोड़ते रुक गया, ये उनका प्लान था। नहीं तो 4 लाइनें तो रोज ही लिखी होती थी, मेरे को क्यों दिखी वो, मैंने क्यों इंटरप्रेट किया उसको। तो वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जिंदगी में, जो हम इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि आज की डेट में यंगस्टर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बड़ी जल्दी। बिल्कुल, दे डोंट गिव चांस। फ्रस्ट्रेशन किसकी लाइफ में नहीं आई, हमारे भी आई, हमें उसने टर्निंग पॉइंट दिया। मैं आज की डेट में इतनी जगह चीफ गेस्ट गया हूँ, कॉन्वोकेशंस में चीफ गेस्ट गया हूँ। आई ऑलवेज कोट दीज 4 लाइंस, आई विल ऑलवेज टेल देम। एम्स मोहाली का पिछले बैच जो आया था, फ्रेशर बैच को जो होता है, एकेडमिक सेशन शुरू होता है, उनकी प्रिंसिपल बिकेम डॉक्टर जो हमारी थी PGI से, अब तो वापस चली गई है, भारती बबली। वो शी मेड इट ए पॉइंट कि वो उसने कहती मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इस पे लिखवाऊंगी इसको, क्योंकि दैट इज ट्रू फॉर यू, ट्रू फॉर हिम आल्सो, एंड मेनी हु हैव लॉस्ट होप इन देयर लाइव्स। यस। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन एक मोटिवेट कर रही है। हाउ दैट सिचुएशन कम्स,
इट इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। yes. आप डिनाई करो मैंने सब कुछ कर लिया, मैं ही सब कुछ हूँ। डॉक्टर साहब गॉड धरती पे नहीं आता, वो इसी किसी के फॉर्म में आपके सामने आके हमें देखना होता है। जब हम उसको नहीं देखते वो दिखना भी फिर बंद हो जाता है। वी हैव टू कीप आवर आईज, ईयर्स एंड इवन आवर हार्ट ओपन। डॉक्टर साहब, आप डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में एक सीनियर प्रोफेसर और फाउंडिंग मेंबर भी हो। हम जब भी सर्जरी की बात करते हैं लोगों के मन में कितना डर हो जाता है, मेडिसिन दवाई जितनी मर्जी खिला दो, सर्जरी मत कराओ। सर्जरी एक बड़ी चैलेंजिंग ब्रांच है। और सर्जरी में क्या होता है मैडम कि जब आप पेशेंट को देखते हैं एक खौफ है उसके मन। कोई भी ऐसा धरती पे क्लेम करता नहीं कि मेरे को सर्जरी से डर नहीं लगता, तो वो झूठ कह रहा है, चाहे वो इतनी सी सर्जरी हो। बिल्कुल। उसका साइकोलॉजिकल ये है कि बंदे को लगता है कि एक तो पेन होगी, सर्जरी इज इक्विवेलेंट टू पेन, विच इज नॉट ए ट्रुथ। ओके। क्योंकि आज की डेट में आपके पास लोकल एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छा है, रीजनल एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छा है, और जनरल एनेस्थीसिया तो है ही है। और फिर हमारा पीजीआई में जब हमारा एक्सपोजर था तो वेरी वेल डेवलप्ड डिपार्टमेंट थे उस टाइम में, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थी, दूर दूर का इंटरनेशनल इसका फेम था। तो हमने जो लेवल ऑफ सर्जरी हमारा बढ़ पाया वो बहुत ऊपर तक गया। हमारे टीचर्स जो थे ज़्यादातर बाहर के देशों में भी ट्रेनिंग लेके आए थे, तो उनका लेवल बहुत हाई था। तो जब हमने वो सारा लिया तो हमें एक पेशेंट के साथ उसको कॉन्फिडेंस देने का भी उन्होंने ही तरीका सिखाया। कि जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास रोज जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमारे पास इमोशनल इनकाउंटर बहुत होते हैं। अब एक लेडी आती है, कहती जी डॉक्टर साहब मेरी ब्रेस्ट में गिल्टी है। ठीक है, हमारी फील्ड है जनरल सर्जरी की, हम उसका टेस्ट लिख देते हैं, हमें क्लिनिकली डाउट हो जाता है कि ये कैंसर है। ठीक है, हम उसको कुछ नहीं कहते पहली विजिट में। अगली बार वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके आती है, टेस्ट में लिखा होता है कि ये कैंसर है। अब वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, अब मैं अगर उसको बोलूँगा कि ये कैंसर है, इसमें तो हमें छाती निकालनी पड़ेगी, तो वो मॉरली वहीं पे ही डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें क्या करना होता है, जो मैं यंग स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि एम्पैथी, हॉलमार्क ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज एम्पैथी। आप जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में, जितने मर्जी बड़े ज्ञानी होंगे, अगर आपको पेशेंट से कनेक्ट करना नहीं आ रहा है, अगर आप पेशेंट की दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं या उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे, मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आपके मुंह से कुछ ऐसे जनरल बात भी निकल जाती है तो मरीज उसको बड़ा सीरियसली लेता है। और अगर आपने कुछ ऐसे गलत बात कर दी तो मरीज कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम उसको बड़े ध्यान से कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ आई है इसमें, पर ये नहीं, देखो फला मैंने ऑपरेट किया 20 साल से मेरे पास आ रहे है। तो वो सर्जरी का डर जो है, तो मैंने कहा कैंसर के बारे में, पथरी के इतने मरीज आते हैं, हम गालवटी की पथरी के इतने ऑपरेशन करते हैं। प्राइवेसी, मरीज क्या चाहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको एक प्राइवेसी चाहिए, एक कम्युनिकेशन में भी प्राइवेसी। दैट इज हमारी, हम अंडर ओथ है कि मरीज ने अगर अपने हमारे साथ कुछ शेयर किया है, दैट शुड बरी विद अस ओनली। जिस दिन हमारा जलना उसी साथ ही जल जाना चाहिए। हमारे पास तो नए नए रोज राज खुलते हैं। हमारे तो कितने सर्जिकल कैरियर 88 ऑनवर्ड आप मान सकती है। जब मैं रेजिडेंसी से आया था 12 प्लस से 38 साल, 38 इयर्स में हमने ऐसे ऐसे चीजें देखी हैं जिंदगी में जो हमें ही पता है, वो हमें पब्लिक में भी मिल जाते हैं वो लोग। हम तो नेचुरल बिहेव करते हैं, हमें ऐसे लगता है हमें तो याद ही नहीं है। That is what is the so the level of communication जो है, empathy and art of communication are the very important things for a doctor. And सर्जरी में तो बहुत, क्योंकि सर्जरी के लिए उसको तैयार करना है। प्लीज कि आप कुछ नहीं होने वाला, हम बैठे हैं ना, हम देख लेंगे। अब मैं एक फील्ड पे आ गया हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं मोस्टली पेरिएनल प्रॉब्लम्स को डील करता हूँ। फिस्टुला के मरीज ऑलमोस्ट मेरा 3000 के आसपास में अपने सीरीज पूरी होने वाली है केसेस की। अच्छा। और मैं कंबाइंड टेक्निक यूज़ करता हूँ, थोड़ा उसमें आयुर्वेदिक थ्रेड यूज़ करता हूँ साथ में। तो मैंने वो मरीज तो, और भी मेरे पास इतने यंग लड़के लड़कियाँ भी आते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब आते हैं। तो उनको यही हमने
सिखाना होता है कि आपकी हम, अब मान लो किसी का प्रॉब्लम है, उसकी शादी ड्यू है तो और 4-5 महीने में, हमें ये भी सोशली देखना पड़ता है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपका ना एक, मैं जब आपका पढ़ रही थी, आपका एक पेपर था आउटकम ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, एक डायबिटिक को लेकर एक ये मिथ है कि फैक्ट है, कहते हैं कि अगर एक बार आपको डायबिटिक आप हो जाओ तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप फिर कभी भी डायबिटिक ना, मतलब बिल्कुल आप ठीक हो जाओ। और दूसरा ये है कि जो ये ऐसा मरीज़ होता है, जो डायबिटीज़ वाला मरीज़ होता है, उसका कोई भी जख्म है वो जल्दी जल्दी भरता नहीं, और कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको उस ऑर्गन को ही काटना पड़ता है। मैं इस चीज़ के बारे में आपसे ज़रूर जानकारी लेना चाहूँगी डॉक्टर साहब। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि डायबिटिक फुट जो है ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। अच्छा जी। मैं डायबिटीज़ को बीमारी नहीं मानता, ये हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर चौथा आदमी आपको डायबिटिक या हाइपरटेंसिव मिलता है। आपकी जानकारी में भी होंगे, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, वेरी यंग बच्चों को भी है। ठीक है, वो तो खैर जुवेनाइल डायबिटीज होती है, तो बचपन से होती है, तो कुछ हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। जो एक्वायर्ड टाइप 2 डायबिटीज है वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे स्ट्रेस लेवल सबका बड़ा हाई है, एम्बिशंस इतने हाई हैं, हर चीज को हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो हम वी आर लिविंग ए लाइफ विच एक्चुअली इज नॉट वर्थ लिविंग। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लाइफ का प्रिंसिपल है तो पीस है, ठीक है ना। Eternal peace is the only fundamental of life. Having said that, डायबिटिक फुट जो कॉम्प्लिकेशन है, दिस द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। सारी इसकी खराब है, आंखों को इफेक्ट करती है, किडनीज को इफेक्ट करती है, हार्ट को इफेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है। लेकिन फुट जब इफेक्ट होता है तब तक मैक्सिमम ऑर्गन औरों पे भी अटैक हो चुका होता है। दैट इज द लास्ट स्टेज। ये सिचुएशन जब से इसको ट्रीट कर रहा था तो मैंने देखा कि डायबिटिक फुट जो है ना बहुत ही ये मिजरेबल कंडीशन है। तो 2006 में हमने एक्सक्लूसिव डायबिटिक सेंटर एस्टेब्लिश किया जीएमसीएच में, जो कि उस टाइम में एक्सक्लूसिव सेंटर था। तो उसको देख के हमने आया, तब क्या होता था, सड़ गया पैर काट दिया। हमने कहा नहीं, काटना नहीं, हमने बचाना है। चाहे डिफॉर्म पैर है तो उसका अपना ना, प्रोस्थेसिस से बेहतर है उसका डिफॉर्म पैर। उस लक्ष्य से चले, आज आप देख लिए 2006 से लेके अब तक वो सेंटर वर्किंग है। अगर आपके आने से पहले भी मैं अभी एक पेशेंट वहाँ देख के आया, अच्छा, उसको काउंसिल करके आया, उसकी थोड़ी उंगली कटनी थी, वो पहली बार में नहीं तैयार होता कोई, पर वो सड़ी गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको। अच्छा। दूसरी पॉइंट जो आपने पूछा कि ये रिकवरेबल नहीं है, अगर टाइमली अगर कोई आ जाए, चाहे वो वर्स्ट स्टेज में भी है, तो भी हम चीजों को बचा सकते हैं। हो सकता है एक उंगली काट के छुटकारा हो जाए, पूरा पैर ना काटना पड़े। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं कि डायबिटिक फुट में एक मैसेज जाना चाहिए जनरल पब्लिक को कि आए। आज की डेट में डायबिटिक फुट एक्सपर्ट बहुत हो गए हैं, सारे वेस्कुलर सर्जन देख रहे हैं चंडीगढ़ में, पीजीआई में सारे देख रहे हैं, और अब वो निगलेक्टेड ब्रांच नहीं रही है। जब हमने शुरू किया तो निगलेक्टेड थी, अब इसमें मरीजों को आया सारा। डॉक्टर साहब, मैं जाते जाते, आपका इतना तजर्बा है मेडिकल फील्ड में, यंग ग्रुप के साथ, सभी के साथ, कोई एक लाइफ लेसन जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको देना चाहोगे, और वन हेल्थ टिप सबसे पहले मैं कहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो कि आज की डेट में सबकी कंप्रोमाइज हो गई है। सब लोग अपने घर से निकलते, गाड़ी में बैठते, ऑफिस पहुंचते, वापस पहुंचे, कोई सैर नहीं करता, कोई वो नहीं करता। मेरा पिछले 20 साल से ये रहा है कि मैंने 1 घंटा रोज सैर करनी ही करनी है। और ये लोग, मतलब अगर टॉलरेबल बरसात भी हुई है तो मैं छाता लेके भी गया हूँ, इस लेवल तक का जुनून है। सो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी का ये है। और हेल्थ के 4 कंपोनेंट हैं, मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। इसको ध्यान रखें। अगर आप ये सोचते कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज करके ही है, मेंटली पीस रहने की कोशिश करें, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। स्ट्रेस से हमारी ये जो प्रॉब्लमें हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बढ़ रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हम कह रहे हैं, हम ब्लेम करते हैं खाने को, इसको। हम कई चीजें नहीं बदल सकते, एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते, पोल्यूशन है तो है, लेकिन क्या हम बदल सकते हैं? अपनी सोच।
अपना उसका नजरिया उसके प्रति। फिजिकल एक्टिविटी आपके अपने हाथ में, डाइट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, मेंटल पीस रखना आपके अपने हाथ में। यू कैन चूज कि मैंने कैसे रिएक्ट करना सिचुएशन को। परिस्थिति तो आई गई है सामने, हाउ टू रिएक्ट। अगर आप पैनिक में रिएक्ट करें, हम भी आज की डेट में अभी भी रिएक्ट कर जाते हैं, इतना कुछ अपने आप को सेल्फ सुधार करने के बाद भी अभी भी रिएक्ट करते हैं। हमारे घर वाले भी केवल नाराज हो जाते हैं आपसे कि आप रिएक्ट करके, फिर बाद में लगता है क्यों किया। बिल्कुल, यू बर्न योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट यह है कि यंगर जनरेशन के लिए मैं कहता हूँ एम्पैथी कम हो रही है डॉक्टर्स में। मेडिकल प्रोफेशन माइनस एम्पैथी इज नथिंग, जीरो। गोलियों से अगर मरीज ठीक होते तो कोई भी दे देगा। जो एक शब्द है मरीज को कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं ना, तो वो उसको इतना सोलेस देता है और मरीज में रिकवरी टोटली डिफरेंट हो जाती है जब उसको लगता है कि मैं तो ऐसे आदमी के सामने बैठा है जिसने जिम्मेवारी ले ली है कि मैं ठीक कर दूंगा। तो वो करते वो एक रिएक्शन है। बिल्कुल। सो यंगर जनरेशन पैसे कमाए, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। एथिकल पैसे कमाने में अभी भी कोई लिमिट नहीं है। लोग आपको पैसे भी देके आपको फिर भी भगवान का रूप ही मानेंगे। बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट। जो करने वाला है वही करिए, जो टेस्ट होने वाला है वही लिखिए। ये नहीं कि एक्सेस टेस्ट लिख दिए, जो लोगों को ब्लेम करते हैं। अब मेरे को नहीं पता कोई बाहर करता हो, हम तो सरकारी सेटअप में अपना विद इन पैरामीटर जो बनता है। कई बार मरीज हमें खुद कहता है मेरा MRI नहीं करवाया आपने। मैंने कहा मेरे को नहीं लगा कि आपकी करवाने की जरूरत थी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, आपने मेरे को मौका दिया। नहीं डॉक्टर साहब, वी आर ग्रेटफुल टू यू। सो ये सीगे जी डॉक्टर अत्री, जो कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफੈਸਰਸ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਐਮਪੈਥੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਵ और बहके तो घाव। धन्यवाद।